फेजर डायग्राम या फेजर क्या होती है? फेजर इज अ रोटेटरी वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है विच रिप्रेजेंट साइनोसाइडली वैरिंग क्वांटिटी। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फेजर से, फेजर वेक्टर से। रोटेटिंग वेक्टर होता है। मतलब ये रोटेट करेगा, ये जो वेक्टर है ना, जैसे घड़ी का निडल होता है, रोटेट करता है, वैसे ही ये रोटेट करता है वेक्टर। डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होती है? रिप्रेजेंट करती है अल्टरनेटिंग करंट को विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी का दोनों होना चाहिए। कैसे होगा? रिप्रेजेंट एज अ रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं करंट एंड वोल्टेज को, along with proper phase angle between them। ये डेफिनेशन आता है बोर्ड्स में फेजर डायग्राम का। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए एज रोटेटिंग वेक्टर, along with प्रॉपर फेज एंगल उसमें डिफाइन करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है ये मान लो कि ग्राफ है किसका? ग्रीन वाला मान लो वोल्टेज का ग्राफ है, ऑरेंज ग्राफ जो है वो करंट का ग्राफ है। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से पाई/4 का फेज डिफरेंस है। ठीक है। पाई/4 क्या हो गया? फेज डिफरेंस है दोनों का। फेज डिफरेंस को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में या फेजर फॉर्म में, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं ये वोल्टेज के लिए। ये एप्सिलॉन नॉट वोल्टेज का वेक्टर है। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा वोल्टेज क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और ऊपर जाएगा तो वोल्टेज और बढ़ गया। है ना? ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है वोल्टेज। और ये एक और वेक्टर ले रहे हैं, वो करंट डिनोट करेगा। ये छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है वोल्टेज के लिए। तो ये वेक्टर जहां जहां जाएगा, यहाँ आएगा तो करंट फिर यहाँ आ गया, ये वैल्यू करंट की हो जाएगी। अभी करंट की वैल्यू ये है ना? ये आई दिखा रहे हो यहाँ पे, आई वैल्यू, ये करंट की वैल्यू है। तो जहां जहां वेक्टर जैसे जैसे रोटेट करेगा, इंक्रीज होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से डिक्रीज करना चालू होगा। फिर यहाँ से करंट इंक्रीज होगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर डिक्रीज होना चालू होगा करंट यहाँ से, और फिर इंक्रीज होगा यहाँ तक। इस तरह से ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है डायग्राम आसानी से, इसी ग्राफ को। और इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। घड़ी की सुई नहीं है कि सिर्फ एक बढ़ रहा है तो ज्यादा स्पीड से ये बढ़ रहा है और ये कम स्पीड से बढ़ रहा है। वो घड़ी की सुई वाला कहानी नहीं है यहाँ पे। दोनों सेम डिफरेंस के साथ ये एंगल बीच में सेम होगा हमेशा। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही ये भी आगे बढ़ेगा। तो अब देखते हैं अलग अलग इसका कैटेगरी वाइज। एसी सर्किट जैसे कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, सिर्फ रेजिस्टर है इसमें, दूसरा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। एसी सर्किट है। इसका देख लो डायग्राम, ग्राफ जो होता है कैसा होता है? ये तुम्हारा वोल्टेज के लिए है, एप्सिलॉन। ठीक है। वोल्टेज, जहां से वोल्टेज शुरू हो रहा है वहीं से करंट भी शुरू हो रहा है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर के लिए। जहां से वोल्टेज होता है वहीं से करंट भी शुरू होगा, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी अलग होगी। ये थोड़ा नीचे नीचे जा रहा है, इसकी एम्पलीट्यूड कम है। तो यहाँ से वहीं से शुरू हो रहा है ये। तो वहीं से शुरू होने का मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस जो है वो, फेज डिफरेंस कितना है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? इज जीरो इन केस ऑफ रेजिस्टर। है ना? रेजिस्टिव सर्किट, इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ओनली रेजिस्टर है। तो ये हो गया फेज डिफरेंस जीरो, चूंकि सेम इनिशियल पॉइंट है दोनों का। इसको अगर हम लोग
फेजर डायग्राम में बनाएंगे। ये क्या है? ये है फेजर डायग्राम। है ना, रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम। तो चूंकि फेज एंगल जीरो है तो दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा। दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों यही है। फेज डिफरेंस जीरो, इसीलिए जीरो हो गया। फाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग कि फाई जो है वो जीरो है, इसलिए दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। एक वोल्टेज के लिए हो गया ये वाला एप्सिलॉन, दूसरा करंट के लिए। ठीक है, फेज डिफरेंस जीरो है, लेकिन ओमेगा टी चेंज होती जाएगी थोड़ी थोड़ी देर पे। ओमेगा टी क्या है? फेज एंगल है ये, और ये फेज डिफरेंस है ना। फेज डिफरेंस हम लोग दोनों वेक्टर के बीच के डिफरेंस को लेते हैं। फेज एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं, कितने एंगल पे वो होगा, क्योंकि ये चेंज होगा, ऐसे ऐसे आएगा। यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो फेज एंगल ये हो जाएगा। चलो भाई, तो ये बात हो गई। इसमें ये तुम्हारा किरचॉफ लूप रूल लगाया जाएगा अगर, तो लूप रूल ये कहता है हमारा कि जो वोल्टेज है वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। मतलब इस लूप में, क्लोज लूप में, जो तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है? एक ही वोल्टेज है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये किसके बराबर होगा? आई इंटू आर, जितना इसमें करंट है और रेजिस्टर है उसका मल्टीप्लाई। तो वही हो गया ये आई आर। यहाँ से करंट निकाला गया तो एप्सिलॉन नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट है, तो इसीलिए आई नॉट लिखेंगे इसको। ये कन्वर्जन हो गया इसमें, ओम्स लॉ लगा करके, या किरचॉफ्स लूप लॉ, लूप रूल भी कह सकते हो। फेजर डायग्राम समझ में आ गया रेजिस्टिव सर्किट का? ये बना लो, बल्कि आता है एग्जाम में बनाने के लिए फेजर डायग्राम। दोनों के बीच में 0 डिफरेंस है, सेम कोइंसाइड कर रहा है। ये सब ये तुम्हारा वैल्यूज है अलग अलग टाइम पे। ये सब डायरी में लिखी हुई है डायग्राम। डायग्राम नहीं बना है, फॉर्मूला सारा है। नहीं, ये डायग्राम बना लो अभी, एक लाइन से अभी हम बताएंगे। दो तीन फेजर डायग्राम है, वो इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, 2-3 मार्क्स का। ओके। ये पूरा लिखो, फाइव इक्वल टू जीरो दे देना, फेज डिफरेंस जीरो है। ये आई है, यहाँ पे एरो दिया हुआ। ये ओमेगा टी है, फेज एंगल। चलो आगे चले। जी। अब देखो, ये इंडक्टर सर्किट है। अभी रेजिस्टर सर्किट पढ़े। इंडक्टर इस तरह का क्वाइल होता है। तो ये प्योरली इंडक्टर सर्किट है, यहाँ पे लिख रहा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ईएमएफ हम लोग डिफाइन करते हैं, आ, इसमें क्या होता है? एज द एसी फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर में जब एसी करंट फ्लो करेगा, तो ये एक क्वाइल की तरह है ना, सर्कुलर क्वाइल है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाइल एक दूसरे पे रेजिस्टिव, वो क्या करता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो अपोज करने की कोशिश करता है करंट को। कॉइल में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, तो एक कॉइल दूसरे कॉइल के करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। ये वाला कॉइल दूसरे कॉइल को अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है इस सेटअप, विच अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ। है ना, अप्लाइड ईएमएफ मतलब जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके ईएमएफ को अपोज करने की ये कोशिश करता है कॉइल। और कितनी होती है ये बैक ईएमएफ?
माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हम लोग पढ़े हैं, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो वही यूज हुआ है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ है ना, ये अपोज कर रहा है। मतलब फर्स्ट कॉइल अपोज कर रहा है सेकंड कॉइल को, सेकंड कॉइल थर्ड कॉइल को, थर्ड कॉइल फोर्थ कॉइल को अपोज करता है बाय दिस ईएमएफ। नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा फिर, जब अपोज कर रहा है तो टोटल ईएमएफ, अगर ये सोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें इतना माइनस हो जाएगा, ये अपोज कर रहा था। ठीक है। अब किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ मतलब ये किरचॉफ्स लूप लॉ, इस लूप में टोटल वोल्टेज कितना है उसका समेशन। टोटल वोल्टेज एक ही है ये वाला, नहीं एक नहीं है बल्कि ये है, और साथ में एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है इस कॉइल की वजह से। तो टोटल ईएमएफ ये हो गया, उसको एक साथ लिख दिया है ना, माइनस करके। इक्वल टू होता है करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। करंट जितना उसमें पास हो रहा है इंटू टोटल रेजिस्टेंस, यही किरचॉफ्स लूप लॉ है। एक साइड वोल्टेज लिख दो, टोटल वोल्टेज माइनस प्लस करके, दूसरी साइड करंट इंटू आर रेजिस्टेंस। तो आर कितना है, आर तो है ही नहीं यहाँ पे, जीरो है, रेजिस्टेंस नहीं है। इंडक्टेंस है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस नहीं है, तो जीरो हो गया। तो ये वैल्यू जीरो आ गई, ये यहाँ से, तो ये निकल के आता है यहाँ से। जो सोर्स ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसको कन्वर्ट कर लो अब, ये डी आई बाई डी टी हो गया, है ना। तो ये जो डी आई है, डी आई क्या हो गया, ये डी टी को यहाँ ले जाएंगे, एल को नीचे ले जाएंगे, तो ई एप्सिलॉन नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा। ये वेरिएबल है तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस ओमेगा टी होगा या माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। तो ये देखो माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया, और प्लस कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में, हमेशा एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होगा। तो उसको हम लोग इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू निकाले तो जीरो आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू जीरो आ गई। तो वहां पे अब जीरो रख देंगे सिंपली, तो बचेगा क्या, यहाँ पे जीरो हो गया, ये जीरो, कांस्टेंट टर्म इज जीरो, तो ये बच गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, आई नॉट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वोल्टेज बाई, ये रेजिस्टेंस है एक तरह का, इंडक्टेंस है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। तो ये इंडक्टेंस है, तो वोल्टेज बाय इंडक्टेंस ये करंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये माइनस और माइनस यहाँ से कन्वर्ट हो गए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो ये तुम्हारा इधर आ गया पाई बाई टू, इसीलिए माइनस यहाँ से खत्म हो गया। तो अगर ओनली इंडक्टर सर्किट है, ओनली इंडक्टर सर्किट, तो करंट निकालना है हम लोगों को, अगर किसी टाइम टी पे 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये फॉर्मूला लगेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है इसमें, माइनस पाई बाई टू। इंडक्टर में हम लोग जो पढ़े वो क्या था, ओनली ये आ रहा था इंडक्टर में, ये सॉरी रेजिस्टर में, आई इक्वल टू क्या आ रहा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। थीटा जो लेंगे ना, ये माइनस करके लेंगे 90 डिग्री से। इट मीन्स द करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट लैग्स बिहाइंड बाई 90 डिग्री, है ना, वोल्टेज से पीछे चलेगा ये करंट, 90 डिग्री पीछे चलेगा। फेज एंगल, फेज डिफरेंस कितना आया, 90 डिग्री, यहां से पता चल रहा है। ओमेगा टी में जितना माइनस किए यही फेज डिफरेंस होता है। ठीक है। एसएचएम में हम लोग पढ़े थे कि एसएचएम में क्या होता है तुम्हारा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस फाइव, यही फेज डिफरेंस फाइव जो है ना, ये यहाँ पे पाई बाई टू के फॉर्म में आ रहा है, उसी को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला लिख करके याद रखो, ओनली इंडक्टर सर्किट के लिए होगा।
एंड आई नॉट को कन्वर्ट किया गया ये वाला, इसको भी लिखो, एप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल। फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ कैसा होगा? वोल्टेज अगर यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे, तो करंट क्या होगा? 90 डिग्री बिहाइंड होगा, लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे चल रहा है। तो उसको 90 डिग्री पीछे कर लिए नीचे हम लोग, यहाँ यहाँ से आएगा, शुरू होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ से, ये अगर यहाँ से शुरू हो रहा है 0 सेकंड में, तो ये 0 सेकंड में यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ऐसे जाएगा, यहाँ पे है। 0 सेकंड में ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ से शुरू होगा ये ग्राफ भी। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म यहाँ भी दिखाया गया, देखो ऐसे है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका करंट लैग कर रहा है ना, 90 डिग्री फेज एंगल से लैग कर रहा है। तो ये तुम्हारा बना लो ग्राफ इसको। और रेजिस्टेंस में यहीं से शुरू हुआ था दोनों, सिर्फ एम्पलीट्यूड अलग अलग थी। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड अलग अलग है। और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? पाई बाई 2 है। वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। फेज एंगल हम लोग लेते हैं यहाँ से, एक्स एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये सब ले लो तुम। ये ग्राफ बना लो, ये वाला फेजर डायग्राम का। ओके सर। ये क्या है? इसका फेजर डायग्राम है, प्योरली इंडक्टर सर्किट का। बना लिया सर। हाँ बना ली हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट अब लोग पता चल गया कि फॉर इंडक्टर